अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्कि इस पे कहाँ होता है, आप लोग का तो दूसरा उस पे है ना। ये सेक्शन सी है ना हमारा। अल्लाह अकबर। नेट ही बहुत स्लो है भाई। अच्छा जी। ठीक नहीं आप तो जो डी वाले हैं ना वो मुझे अपने हाथ पे ना अटेंडेंस लगा दें। सेक्शन डी वाले कोई स्टूडेंट है ना, तो वो एक ये पेपर चल रहा है उस पर अपनी अटेंडेंस लगाएं। सेक्शन डी वाले, सिर्फ सी वालों की मैं ले रहा हूँ क्लास, वो अपनी अटेंडेंस ले रहा हूँ। अब्दुल मुइस, अब्दुल्ला हुसैन खान, अब्दुल्ला हुसैन खान, आयशा अब्दुल करीम, अलीशा, अलीशा शहजाद ना, अलिशबा फैसल, आमना 12481, 12505 आमना, अनुषा अमीर अली, अरीबा फातिमा, अरीबा नौमान, अरीशा सुहेल,
अशना असलम, आयशा आमिर खान, आयशा असद, आयशा नदीम, आयशा उवैस, बेनज़ीर, बिस्वा उस्मानी, बुशरा सलीम, ईमान अहमद, फातिमा हसन, फातिमा ज़हरा, फिज़ा इमरान, फिज़ा शेख, फिज़ा अयूब, हाइद रज़ा आफ्ताब, हलीमा, हानिया, हसन अहमद, हुंजा बतूल, इकरा, इकरा आबिद, इकरा असमी, इकरा नदीम, माहीम, मारिया, मसरूर अहमद, महक रानी, मिशाल अमीन, मोहसिन, मोहम्मद अली नवाज, मोहम्मद अजलान, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद सुमीद, मोहम्मद सुनैन अमीन, मुंजा सगीर, फलक, मुजना सलीम का है सगीर सॉरी, फलक, राबिया शेख, रिजा अली खान, सबा का है रिजा, सबा, सम्मान असलम का है सामान। तो डबल एम क्यों लिखा हुआ है? डबल एम लिखा हुआ है यहाँ। सम्मान, सना तारिक, संजना, सारा सुहेल, सुवैबा मोहम्मद, सैयद हसन नईम, सैयद मोहम्मद हसन, सैयदा ईमान, ईमान, सैयदा जोहा कमाल, ताहा खान, उनैसा सिद्दीकी, उरूसा, यशाल तारिक, युसरा याकूब, जैनब, जैनब अली, जारा शेख, जोहा काजिम, जोया शहरियार। ये जोया काजिम कौन है? जोया काजिम का है? तुम्हारी तो अटेंडेंस लगी नहीं रही, क्या मसला है? सॉल्व हो गया तो अब उनको जाके वहां पे बता देना कि इधर वो रेड आ रहा है, इस तरह अटेंडेंस ऑन ही नहीं है। हाँ ना, उनको बता देना मैंने पूरी क्लास ली है जो भी है, तो मेरा टीचर कह रहे थे कि वो अटेंडेंस मार्क ही नहीं हो रही है, ऑप्शन वहां से बंद हुआ हुआ है, तो वो सही कर देंगे। जी जी, क्या नाम है? ईमान खत्री। जी जी, एक सेकेंड। ईमान अहमद, हाँ, और नाम क्या है? फातिमा तो ज़हरा क्यों नहीं आया? फातिमा तो ज़हरा खान आए तो है, 12190 आया था। और कौन है? बस युसरा, युसरा याकूब, बस। पर्सनल स्टडी मेरी एक एब्सेंट लगी है, बट मैं सारी क्लासेस में पंक्चुअली आई हूँ। अच्छा जी, तो सर क्या कर रहे हैं आप? भाई ये एक सेकेंड, जो अभी जिन बच्चों ने नाम लिखवाए ना कि हम लेट आए, एक आप हैं और एक आप थी ना, आप तीनों भी ना एक अलग पर्चे पे अपने नाम लिखे, क्योंकि ये
हाँ, वो आप लोग का तो अलग है मसला, आपका नहीं कह रहा। जो मुझे लेट जो आई हैं जिन्होंने नाम लिखवाए ना, तो ये पीछे सिस्टम ही मैंने सेव किया था, वो बंद हो गया, लॉक हो गया, लॉक हो गया। तो वो आप 3 है ना, तो आप भी हैं। हाँ, आपका तो वही आ रहा है, आगे इशू लिख दो। आप तीनों भी उसी पेपर पे अपनी ना अटेंडेंस मुझे दे दो अभी। आपका क्या मसला है? आपका अभी आए ना, तो ये जो लेट आने वाले जिस पर्चे पे अपने नाम लिख रहे हैं, आप भी लिख दें। आपका नाम क्या है? अलीशा शहजाद। ये तो इनका सिस्टम तो अलग ही है, ये मैंने सेव किया और वो लॉग हो गई। तो मुझे सेकंड हाफ की भी लगानी है। आपका तो मसला फिर वो पिछली वाली तो ऑलरेडी लॉग होंगी सारी, ये वहां से सही होगा, फिर डेस्क से, वहाँ आईटी से, कहीं से जाके उनको जाके यही बोलो, हाँ, कि मतलब ओपन करें, लॉक हो गई हैं। ओपन कर देंगे तो मैं लगा दूंगा, लॉक हुई है। सेव करने पे लॉक हो जाती है अटेंडेंस, तो अब मैं सेकंड हाफ की कैसे लगाऊंगा? क्यों? ये तो पॉलिसी ही नहीं है इकरा यूनिवर्सिटी की। 2 घंटे की, 2 मतलब सेपरेट आ रहे हैं ना, तो अलग घंटे में लगाई जाएगी। चलो, इसको मैं जाके आईटी से सॉल्व करवा लूंगा। लॉक नहीं करी मैंने, तो सिर्फ सेव करी, वो लॉक हो गई। हम ऑलरेडी वो दूसरी जगह पे सेव करते हैं, वो लॉक तो नहीं होती, सेव होती है। ये लॉक क्यों? तो गलत सिस्टम बनाए ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो फर्स्ट लड़की है, चले 2 से पढ़े। एंड में देगा मतलब, चलो एंड में लेंगे, चलो भाई। पेपर है ना उस पर। जोर से पढ़ो, उनको आवाज नहीं जा रही, उनकी बातों की आवाज यहाँ तक आ रही है। भाई ये मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो और हाथ से दूर कर दो बिल्कुल, किसी के हाथ में मोबाइल नजर ना आए, बिल्कुल मोबाइल बंद। और ये लड़की पीछे हो जाओ, आप दोनों इधर कोने पे हो जाएं जल्दी से। गपशप ही नहीं खत्म हो रही, क्लास हो रही है, पता नहीं कुछ और हो रहा है। उधर हो जाओ, बिल्कुल दूर हो जाओ। पैराग्राफ पूरा हो गया, डिफिकल्टीज तक हो गया मुकम्मल। ठीक है, क्या समझ आया यहाँ पे भाई? देखें स्टूडेंट्स, इनका मोबाइल लें हाथ से। हाँ जी, क्या पॉइंट समझ आया यहाँ पर? देखें जरा।
वर्ड्स ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो फिर जो वहाँ पे काम करने वाले लोग थे उनको भी प्रॉब्लम्स होने लगी कि ग्रैंडफादर वर्कर्स सारे माइग्रेट करके चले। सही। और किसको क्या पॉइंट समझ आया इसके अलावा? पाकिस्तान जो वजूद में आया वो वहां से ये बात शुरू कर रहे हैं, क्या क्या मुश्किलात सामने आई, क्या परेशानियां सामने आई पाकिस्तान के बनने के दौरान। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन उसका करा रहे हैं गोया कि पाकिस्तान बना कब, ये बताया इन्होंने 14 अगस्त 1947 को रमज़ान के मुक़द्दस महीने में ये वजूद में आया। आखिरी जुम्मा था, लास्ट फ्राइडे। और वो आपको पता है कि रमज़ान एक तो खुद मुबारक, फिर आखिरी जुम्मा और ज़्यादा मुबारक होता है। और एक ऐसा दिन था जो मुसलमानों के लिए बड़ा मुक़द्दस है। एक बहुत लंबी और सख्त तहरीक चलने के बाद आज़ादी पाकिस्तान हासिल हुई, पाकिस्तान बनने के करीब हुआ। और हकीकत में ये एक इस्लामिक, देखा जाए तो इरादा और नियत, इंटेंशन के साथ वजूद में आ रहा था। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ खालिसतन इस्लाम की बुनियाद पर आज़ाद हुआ हो, उसने आज़ादी इसी बुनियाद पर हासिल की हो। इसीलिए पाकिस्तान के ऑफिशियली नेम के नाम के साथ ही जो है वो रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक स्टेट खुद जुड़ा हुआ है और ये कानून में भी लिखा हुआ है। और ये भी बात फिर वहीं से इसकी पॉलिसीज में लिखी हुई है जो इब्तदाई शिक़े हैं कि पाकिस्तान इस्लामी कानून के अलावा किसी कानून के मुताबिक नहीं चलेगा। ये स्टेट क्या होगी? इस्लामी रियासत होगी और जमहूरियत भी नहीं होगी। ये भी उस वक्त भी नहीं था और उसके बाद अंग्रेज ने जो है इन चीज़ों को हमारे अंदर दाखिल किया। हिंदुओं और अंग्रेज़ों को बिलाखिर हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक ज़बरदस्त मिसाली जद्दोजहद के बाद हथियार डालने पर वो मजबूर हो गए, वरना वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मुसलमान क्या हो, एक अलग रियासत बना सकें। बहरहाल ये उनकी आपस की मिली भगत भी थी, लेकिन मुसलमानों की बहुत ज़्यादा अनथक मेहनतों और कोशिशों के बाद क्या हुआ, ये मुल्क हमें अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हुआ। ये एक इंट्रोडक्शन हो गया। आगे चलो, नेक्स्ट लड़की। हाँ ना, अब मतलब पाकिस्तान वजूद में आ रहे हैं ना। पहले तो हमने नेशनल हीरोज और उन सब पे बात की, नहीं पहले हम हिंदुस्तान बरसगीर की बात कर रहे थे, अभी पाकिस्तान बनने की तो बात ही नहीं हुई थी ना। जब पाकिस्तान के हिस्से यानी कि पाकिस्तान खुद एक टुकड़ा बनने के करीब हुआ तो इसके अपने भी दो हिस्से बने इब्तदाई तौर पर स्टार्टिंग में, और ज्योग्राफिकल बहुत सारे मसाइल सामने आए, जोग्राफियाई मसाइल जिनको कहा जाता है कि किस तरीके से इस रियासत की हुदूद जो है कायम की जाएंगी, यानी बाउंड्रीज जो है वो कैसे बनाई जाएंगी, किस तरीके से खींचे जाएंगी। 1000 मील के फासले पर जो पहला हिस्सा और फिर दूसरा हिस्सा जो हिंदुस्तानी इलाके के साथ भी जुड़ना था, मशरिक और मगरिब जिसको कहा जा सकता है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ये दो किस्मों में इसको ज्योग्राफिकल एतबार से हम डिवाइड कर सकते हैं। और देखा जाए तो पाकिस्तान की वाज़ेह और कुदरती सरहदें उस वक्त मौजूद नहीं थी, और बहुत से जो जोग्राफियाई मैप्स के माहिर तरीन लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान का नक्शा हकीकत में समझ नहीं आता, ये गोया अल्लाह ने गोया लकीरें अपनी तरफ से खींची हैं और ये सरहदें बनाई हैं। बहरहाल मुमकिन है ऐसा हो भी सकता है। चले भाई नेक्स्ट, ईस्ट पाकिस्तान। हाँ हाँ वही ना। चले अभी हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आगे आ रहे हैं ना, एक एक चीज बताते जाएंगे। चले जोर से।
separate parts, East Pakistan and West Pakistan. East Pakistan was comprised of most of eastern Bengal included Calcutta. It's consisted of the district of क्या which has voted favor of Pakistan. Geographically, सिलहट कहते हैं, सिलहट। Geographically, East Pakistan is situated at the northeast and end of the subcontinent, which separate their mental separation from the rest of the country. There were only 8 big cities: Karachi, Lahore, Rawalpindi, Hyderabad, Dhaka, Multan, Sialkot, and Peshawar, with a population of भाई ये आप वहां से उठ जाओ लड़की, more than 10,000. उठ जाओ, पीछे जाओ, उठो जल्दी से, पीछे वहां कोने पे जाके बैठो। Was not a healthy country. Agriculture was a major industry, which, however, did not proceed enough to create the wealth required for industry growth. Food was an exception. East Pakistan. हमने बात की पाकिस्तान जब वजूद में आया, इसकी जोग्राफियाई सरहदें खींची, तो उस एतबार से ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था, डिवाइड इनटू 2 स्टेट, या यूं कहा जा सकता है कि 2 बड़े टुकड़ों पर, जिनमें से इब्तदाई तौर पर देखा जाए 8 बड़े शहर थे: कराची, लाहौर, रावलपिंडी, हैदराबाद, ढाका, मुल्तान, सियालकोट और पेशावर, और 10,000 से ज्यादा की गोया आबादी थी जो पाकिस्तान में अपने आप को एक खुद मुख्तार आ जाए रियासत के तौर पर जाहिर कर रहे थे। ये एक अमीर मुल्क तो नहीं था, गरीब ही था। इसके अकाउंट में कितना पैसा था, कितना पैसा आना था, मिलना था, वो बात आगे आ रही है। ज़राअत हमारी सबसे बड़ी क्या थी? पैदावार थी। उसके ऊपर ही हमारी सनत तरक्की कर रही थी और काफी पैदावार पैदा कर रही थी। जूट जो है ये इसकी फैक्ट्रियां, मिल्स मौजूद थी। ये फाइबर की एक किस्म होती है जिससे जो है वो कपड़ा बनाया जाता है, बोरियां वगैरह बनती हैं, वो प्रोसेस होती हैं। आमतौर पर जितनी भी कटाई, बुनाई और फिर उसकी फिनिशिंग होती है, उनकी सहूलियात इन मिल्स के अंदर मौजूद हुआ करती थी। ये जूट की मिल्स कहलाती हैं। मशरकी पाकिस्तान ने 1947 में दुनिया की 70% पैदावार पैदा की थी। जूट बरामद किया जाता था, इंपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट यानी कि ज्यादातर जो है वो इंपोर्ट होता था। खुद बना के 70% जो है वो पूरी दुनिया की को ये जो है कर रहे थे। और इनका ज़र मुबादला भी जो था बहुत बड़ी मिकदार में, तादाद में, वो यही जरिया था। और पाकिस्तान को जूट भारत भी को महंगे दामों जो है वो फरोख्त करना पड़ता था। बात समझ में आ गई यहाँ पर? चलो आगे आहिस्ता आहिस्ता चलते रहते हैं इंशाल्लाह। थोड़ा थोड़ा भी समझते रहो, पॉइंट्स आपको समझ आ जाए। पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट्स क्या चल रहे हैं। अगर आपको पॉइंटर भी नहीं पता, आप मोबाइल बंद कर दो, वरना मोबाइल के साथ तुम्हें बाहर निकालूंगा। अगर पॉइंटर्स लिख सकते हैं, हमें कोई जो है ग्रामेटिकल इंग्लिश नहीं चाहिए, आप सीधी सादी इंग्लिश भी लिखें, लेकिन मकसद की बात समझ आए। जैसे देखो ये पॉइंटर्स चल रहे हैं, ऊपर से मैं आपको दिखा देता हूं दोबारा। क्या हो गया? देखो सबसे इब्तदाई फर्स्ट हमारे पास ये था डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम दी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। फिर हम आगे जियोग्राफिकल प्रॉब्लम, ये पहली प्रॉब्लम थी। फिर उसमें ईस्ट पाकिस्तान और फिर वेस्ट पाकिस्तान की अब बात हो रही है। तो ये पॉइंटर्स चल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाज़ दफा आप पॉइंटर्स को ही ज्यादा हाईलाइट करते हैं और भले आप एक आध सेंटेंस भी इन शॉर्ट लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाते हैं। कराची नहीं था उस वक्त, नहीं था ना, तो बाद में जब मशरिक़ पाकिस्तान वो हमारे हाथ से निकल गया तो फिर ये, हाँ ये उससे पहले की बात है। बंगाल अभी बाद में अलग होगा। अभी पहले की बात चल रही है कि बड़े शहर जो थे वो यही थे 8-10। किन के हिस्से में? नहीं ना, मतलब क्या कहना चाह रही हैं आप? कराची क्या? हाँ ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है 8 बिग सिटीज जो उस वक्त थे जब बाउंड्रीज खींची, जो बड़े शहर थे। ये नहीं कहा जा रहा कि वो वेस्ट में था या ईस्ट में था, वो बात नहीं हो रही। चले भाई आगे।
चले नेक्स्ट कौन है? स्टार्ट हो गया। आप थोड़ा सा दूर बैठ जाए। हाँ जी। West Pakistan consists of the Punjab, Balochistan, and और उस वाली सीट पे जाओ। the princely states of Dir, Sawar, Gilgit, Hunza, Chitral, and Bhagalpur had also joined Pakistan. The West Pakistan was large area was a more developed economic and social system. It had vast fertile land which suited the agricultural growth in comparison to East Pakistan. West Pakistan had a few industrial units as well. However, due to the vast geographical distance of more than 1,000 miles, the two plains kept apart. Culturally, there were significant differences of outlook between the two people. A sense of insecurity and deprivation developed in the people of East Pakistan, especially because the capital was situated in West Pakistan. The people of East Pakistan always felt मगरबी पाकिस्तान जो है ना, मशरकी पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा तरक्की कर रहा था उस वक्त के एतबार से। इनके पास हमवार जमीन थी और जो हालात जरी एतबार से जो जमीन होती है वो भी वेस्ट पाकिस्तान के पास थी। और इसके अंदर जो इलाके उस वक्त जुड़े हुए थे वो आपके सामने उनके नाम हाँ मौजूद है। पंजाब खुसूसन उसमें नुमाया जो है वो किरदार अदा कर रहा था ज़रई जमीन को लेकर। ये दो हिस्से जो एक खुद एक रियासत बड़ी जो कि मुल्क पाकिस्तान है उसके अंदर खुद नुमाया अलग नजर आ रही थी। इसकी बुनियाद पर क्या हुआ कि जो दूसरा हमारा हिस्सा था जो बाद में फिर जाके अलग हुए मशरिक़ पाकिस्तान के लोग, ये अदम तहफ़्फ़ुज़ और महरूमी का एहसास इसी वजह से हुए। दूसरी वजह बड़ी ये भी थी कि दारुल खिलाफा जो बना वो इधर बना वेस्ट पाकिस्तान के अंदर, ये भी एक उनके लिए महरूमी की वजह बनी। चले भाई आगे नेक्स्ट। Political problems. Immediately after partition, Pakistan had to face many problems in the political sphere. It was decided at the time of partition that they from British India would be divided into certain countries, Pakistan and India, but Pakistan was two entirely greater problems than India. The major political problems that Pakistan faced was the issue of it was the most alarming issue from the stability and भाई सियासी मसाइल क्या थे? तकसीम के बाद जो बड़ा मसला सामने आया वो बहुत से मसाइल ज्यादातर पाकिस्तान के हिस्से में ही आए। अंग्रेज ने यही जाहिर किया था फरंगी ने कि हम दो रियासतें और हुकूमत के साथ उनके कंट्रोल में देंगे, जो कि एक भारत हिंदुस्तान होगा और दूसरा पाकिस्तान होगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को जो अहम सियासी मसला का सामना था वो सूबाइयत को लेकर था और उसमें पाकिस्तान चूंकि एक नौज़ायदा मुल्क था, इस्तेहकाम और यकजहती के लिए सबसे ज्यादा उसके पास तशवीशनाक मसाइल थे। मुल्क का मगरबी हिस्सा तकसीम से पहले ज्यादा तरक्की याफ्ता खित्ता था। सरकारी महकमों में मगरबी पाकिस्तानी की इजारतदारी ने बंगालियों को भी बहुत ज्यादा क्या किया, खतरे में डाला। यही तो जैसे आप भी आज कहते हैं कि भाई जितने भी सिंधी हैं उनको जो है सरकारी नौकरियां मिल जाती हैं, कोटा सिस्टम ऐसा बनाया गया है और हम उनसे ज्यादा पढ़े लिखे और काबिल और अच्छे भी होते हैं, लेकिन हम माशाल्लाह बेरोजगार होते हैं। ठीक है, ये हालात इस वक्त तक मौजूद है। जी, मकसद आपका कहने का है कि मैट्रिक से पहले से ही कमाना शुरू कर दिया जाए, है ना भाई? टाइम आपने जाया करा तो इसका मतलब है कि आप मतलब आप फिर बैठ के खा रहे हैं। नहीं, ये आपके बाप दादों की मेहनत क्या हुई? बाप दादों ने पढ़ाई की थी, वो आपको मतलब मुंतकिल हो गई, ट्रांसफर हो गई।
या आपने आइंस्टाइन का दिमाग लगा लिया है। ऐसा लेके पढ़ रहे हैं ना, मैंने 10% ऊपर दिए यहाँ पे हाँ। जल्दी एडमिशन के लिए, तो वैसे उस टाइम पे हमारे पापा ने खिलाया, आज हम लोग उनका फायदा उठा। देखो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई क्या तालियां बजाते, मुसलमान तालियां नहीं बजाते। अच्छा बात सुनो, कोई पॉइंट नहीं, बेकार है, कोई फायदे की बात ही नहीं है। ये इसने टिकटॉक से सुना है, मुझे पता है। ये उस पे ही एक बंदा, ये एक बंदे ने मुझे ना भेजा था, ये वीडियो अपलोड टिकटॉक पे हुई थी, बाद में ये और सोशल मीडिया उस पे ना चैनलों पे गई। मैं यही तो बता रहा हूँ, मेरे पास नहीं है, लेकिन लेकिन बाकायदा मुझे किसी ने वीडियो भेजी थी और ये जुमले वो कह रहा था बंदा। वो आपने देख कर ही जो है ना सीखा है वहां से, है ना। सर एक बात आपके कुछ सामने है, जब उन्होंने हमारे आप जब मेहनत करेंगे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये निजाम सही है? आपके बच्चे भी तो बैठ के खाएंगे ना। क्यों खाएंगे, वो अपनी मेहनत करेंगे, इतना तो कर रहे हैं ना। वो अपनी मेहनत करेंगे। एक बंदा पुलिस में, और एग्जाम्पल एक बंदा पुलिस में, सुन लो भाई इनके, एक सुन बंदा पुलिस में, जब उसकी सर्विस पूरी होती है तो उसकी जगह पे उसका बेटा भर्ती होता है। नहीं नहीं, ये कोई कानून नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। वो सन कोटा होता है, सन कोटा अलग चीज है। सन हो, डॉटर हो, फादर हो। इनका मोबाइल नहीं बंद करें। भाई वो सन कोटा ये होता है कि अगर इंतकाल हो गया, ऑन सर्विस अगर रिटायर वो हो गया ना इंतकाल, तो सन कोटा पे कोई लगता है, वरना नहीं लग सकता। बस खामोश। चले भाई नेक्स्ट, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम किसका नंबर है? चले भाई। Economical problems at the time of partition, Pakistan comprised those areas which was backward and underdeveloped. These areas were mostly produced for raw materials which बस locally because related processing industries were located elsewhere. The British government had not paid any attention towards the economical uplift of areas forming Pakistan. The agriculture system was obsolete with increased the economical problems of Pakistan. भाई तसादी मसाइल जो है, तकसीम के वक्त पाकिस्तान उन इलाकों पर मुश्तमिल था जो पसमानदा थे, जिस बुनियाद की वजह से क्या हुआ कि बहुत से ज़्यादातर इलाके क्या थे, वो खाम माल के प्रोड्यूसर थे, यानी कि वो खाम माल बनाने वाले थे जिन्हें मुकामी तौर पर इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक मुआशी मसाइल में घिरा हुआ एक रियासत थी और उसके ये मसाइल बढ़ते चले गए। उसकी बुनियाद असल क्या थी कि उसके पास ऐसे तरक्की याफ्ता इलाके थे नहीं, मुआशी मसाइल वाले इलाके थे उसके पास, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ सका बहुत ज्यादा तेजी के साथ। चले आगे, सोशल प्रॉब्लम। लेट जो आया था एक 2-3 बच्चे, वो कौन है? सर अभी उसके बाद वाली जो क्लास है ना, हाँ जो हमारी दूसरी हुआ 3 to 5, उसमें ये मेरा 3 बजे ऑफिस होता है, तो उसमें से मैं लेने के लिए तो इसके पीछे लिख दो अपना ये टाइमिंग क्लास। रुक जाओ, चल रही है, रुक जाओ, पीछे लिखो ना यार, एक कितनी दफा बताओ अल्लाह के बंदे, अभी बोल कर गया हूँ, पीछे लिखो और इशू भी लिखो अपना। हाँ, अटेंडेंस को छोड़ दो, भूल जाओ, अभी क्लास हो रही है। समाजी मसाइल, सोशल प्रॉब्लम्स, अटेंडेंस का इशू ना छोड़ दो अभी। तकसीम के बाद पाकिस्तान 5 मुख्तलिफ खित्तों यानी सकाफतों पर गोया मुश्तमिल था।
इसने पाकिस्तान को सकाफती तौर पर एक बहुत ज्यादा अक़साम वाला मुल्क बनाया। बाद मुअर्रिखीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान दर हकीकत 5 मुख्तलिफ कौमें थी, जो आपको पता ही है उसके मुतालिक, और सकाफत के एतबार से, ज़बान के एतबार से, जिंदगी गुजारने के एतबार से बहुत ज्यादा क्या थी, एक दूसरे के अंदर तब्दीलियां मौजूद थी। बहुत सारी अक़साम की जो है, यूं समझ लो ज़बान वाले लोग और रहन सहन वाले लोग, सकाफती लोग, ये पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा थे, जिसकी बुनियाद पर सोशल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा उनके सामने थे। नेक्स्ट चले भाई, फॉर्मेशन ऑफ अ गवर्नमेंट। चले, बातें नहीं, आप लड़के उठ जाओ वहां से, यहाँ आ जाओ, इधर आओ, आप भी इनसे दूर बैठो, थोड़ा सा इस सीट पे आओ। The first Governor General of Pakistan, he had full authority on civil as well as the armed forces of Pakistan. He formed the cabinet with Yaqub Khan as the Prime Minister. Karachi was chosen first capital of Pakistan. भाई पाकिस्तान के पास जब ये रियासत बनी है तो फॉर्मेशन गवर्नमेंट, एक हुकूमत बनाई जाती है, एक कानून बनाया जाता है विदाउट एनी लॉ, एनी कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि माशरा क्या होता है, एक जंगल का समा बांध देता है और एक खतरनाक जो है ना स्टेट बन जाता है। इसीलिए सबसे पहला मरहला यही था कि एक हुकूमत बना ली जाए फौरी तौर पर, गवर्नमेंट जो है उसकी फॉर्मेशन ये जरूरी था। लेकिन पाकिस्तान के पास कैडर वाइज, एडमिनिस्ट्रेशन वाइज कोई भी तजुर्बेकार लोग उस वक्त मौजूद नहीं थे। हमारे खुद एक पड़ोसी थे, इंतकाल हो गया, बताते मैं अम्मी ने दही लेने भेजा था, मैं जा रहा था और उधर जो है वो एक बैनर लगा हुआ था दरवाजे पे, तो वो चौकीदार ने मुझे बोला यार तुम कितनी क्लासे पढ़े हो, गुजरते हुए बच्चे से उसने बोला, कह रहे मैं 17 साल 16-17 साल का था। तो मैंने कहा यार मैं तो मतलब बीए कर रहा हूँ कुछ ऐसा, उस वक्त उसकी अच्छी पढ़ाई यानी कि थी, दही खरीदने जा रहा था, अम्मी ने भेजा था। तो उसने कहा यार ये इधर इदारे में जो है ना सरकारी नौकरी है, तुम एक दरख्वास्त लिख के दे दो, नौकरी मिल जाएगी। बच्चे ने बोला भाई मैं क्या करना है नौकरी का ये वो। तो कहते हैं उसने वहीं पे कचरे में एक कागज गिरा हुआ था, वो उठाया और अंदर से कहीं से वो दफ्तर में से पेन लाया, तो मुझे दिया, मैंने वहीं एक दरख्वास्त लिख दी और वो उसको जमा करा दी। अगले दिन मुझे उन्होंने बुला लिया, मैं रहता भी करीब ही था और मेरी सरकारी नौकरी लग गई। वो ये थे इलेक्ट्रिक उस वक्त जो है ना ये इस पे था, फेडरल गवर्नमेंट उस पे चल रहा था, और कहते वो रिटायर हुए थे उससे बड़े अफसर, इंतकाल हो गया बहरहाल उनका, लेकिन उन्होंने बताया था मेरी नौकरी ऐसे लगी। तो उस वक्त तो जरूरत भी बहुत होती थी, अफराद उनको मिसाल के तौर पे 100 चाहिए होते थे और जब अनाउंस करते थे तो लोग वहां पर जो है ना 8-10 बड़ी मुश्किल से पहुंचते थे, बंदे 100 चाहिए होते थे। अब तो नौकरी 10 होती है और लोग 10,000 पहुंचे हुए होते हैं, उल्टा हो गया हिसाब। बहरहाल ये उस वक्त का हिसाब किताब था जिसकी बुनियाद पर जो है ना पाकिस्तान को ये मसाइल भी थे। चले आगे नेक्स्ट। हाँ, problem. After independence, Pakistan had to take a fresh start from a scratch. When Pakistan comes from having there was hardly a reasonable condition available in Pakistan to set up government offices. The government office were set up in private building and army furniture and stationery for office work were not available. The conditions. भाई रिहाइश का बड़ा मसला था। जब पाकिस्तान की रियासत बनी है, दफातर बगैर किसी कुर्सियों के, बगैर बेंचों के, बगैर डेस्कों के और कोई उनके पास स्टेशनरी नहीं होती थी। इन सब चीजों का बड़ा उनके पास मसाइल थे और उसके साथ साथ जो है ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था जो मुसलमानों को दरपेश था। उस वक्त मुश्किल हालात में कुर्बानी के जज्बे के साथ लोग खड़े होकर जो है ना काम करते थे।
मतलब हाथों में उन्होंने किताबें या कागज जो कलम पकड़े हुए होते थे और खड़े खड़े लिखते थे, बैठने की जगह ही नहीं होती थी। ये हालात इब्तदाई तौर पर हमारे बड़ों ने माशाल्लाह देखे हैं, बड़ों की कुर्बानियां ऐसी गुजरी हैं। और पंखे ही नहीं होते थे, गर्मी पसीने से वो गीले होते थे, तर होते थे, लेकिन उन्होंने हमारी तरह इकरा यूनिवर्सिटी के एसी का इंतजार नहीं करा। इसी तरह हम तरक्की करके आगे आए उन हालात को देखते हुए। और आप अपने आप को इन्हीं चीजों का आदी भी बनाए, इन खतरनाक चीजों का आदी नहीं बनाए, वरना ये जब नहीं होंगी तो आप फिर परेशान हो जाएंगे, जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। ये सब कायद-ए-आज़म की मुतहर्रिक और बेलौस की आदत की वजह से था कि कौम ने बड़े चैलेंजेस को बड़ी कामयाबी के साथ पूरा करके दिखाया, और उन्होंने इन फैसिलिटीज के ना होने की वजह से काम को छोड़ा नहीं। चले आगे, चले भाई। The question of division of armed forces and army equipment became a sensitive issue for Pakistan, who demanded the immediate division of army assets and personnel. On the other hand, the British CNC Field Marshal consciousness was in favor of maintaining the unity of the armed forces and was opposed to the division of army assets. On the insistence of CNC, however, the government had to accept the demand for the division of military. On June 3, 1947, Field Marshal was entrusted with the job of dividing the armed forces and army. Congress and Indian cabinet ministers unify addressing the creation of military affairs. The affairs were to be divided in the ratio of 96% between Pakistan and India. चले इनके बाद आप पढ़ें, नेक्स्ट लड़की आप पढ़ें, जहां तक इन्होंने पढ़ा उससे आगे। भाई थर्ड पैराग्राफ से पढ़ लो, तुम सुन ही नहीं रही थी तो। कांग्रेस एंड इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, यहां से पढ़ लो। भाई मोबाइल बंद कर दो, हाथों में से मोबाइल हटाओ, यहां सुनो, पॉइंट्स क्लास हो रही है। इनका बैग नीचे करो जरा। चले नेक्स्ट लड़की पढ़े इनके बाद, वो लड़का जो बैठा हुआ है। चले भाई बस करें, आप पढ़ें आगे। यही तो बात है, मैं तभी तो बार बार चीख रहा हूं कि आप लोग, चलो आप पढ़ लो, आप तो बैठी भी थी ना। यहां से पढ़ो, दी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, यहां से। The armed forces personnel were given full liberty for any country. It was decided that Muslims Arrangement would go to Pakistan, while other non-Muslim regiments would go to India. The equipment which was given to Pakistan were mostly in shaky condition. The machinery was obsolete. सही है। And out of order, financial settlement was arranged and $360 million in the Pakistan share of armaments factories were given to Pakistan. ठीक है, क्या बात समझ आ रही है भाई? मुसल्लह अफवाज और फौजी असासों की तकसीम, डिवीजन ऑफ आर्म फोर्सेस एंड मिलिट्री एसेट्स, ठीक है, उनकी तकसीम कैसे हुई? जब पाकिस्तान कायम हुआ, बना, तो अपनी सलामती को ज़ाहिर शदीद खतरात थे, तो इन्होंने ये कहा अंग्रेज से कि भाई इसकी डिवीज़न होनी चाहिए, हमारी सरजमीन की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मुसल्लह अफवाज, फौजी साजो सामान की हमें ज़रूरत है। इसी तरह हिंदुस्तान को भी ज़रूरत थी, लेकिन उनको तो ऑलरेडी अंग्रेज ने खुद ही पूरा उनके लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। दूसरी तरफ बरतानवी CNC फील्ड मार्शल चलने मुसल्लह अफवाज के इत्तेहाद को बरकरार रखने के हक में थे और फौज के असासों की तकसीम के मुखालिफ भी थे। मुस्लिम लीग के इसरार पर हुकूमत को फौजी असासों की तकसीम का मुतालबा भी मानना पड़ा कि ये होनी चाहिए। 3 जून
1947 को फील्ड मार्शल को मुसल्लह अफवाज और फौज के असासों की तकसीम का काम सौंपा गया कि आपने ये तकसीम करनी है, ये डिवीजन आपके जिम्मे है। कांग्रेस और भारतीय काबीना के वज़रा फौजी जो थे ये इन फौजी असासों को तकसीम करना नहीं चाहते थे और रुकावटें भी डाल देते बीच में, लेकिन असासों को पाकिस्तान और भारत के दरमियान 36% डिवाइडेड बाय 64% के तनासुब से तकसीम किया जाना था। दी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज तादाद में 16 हिंदुस्तानी यूनियन में वाक़ थी। भारतीय रहनुमा किसी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की पाकिस्तान मुंतकिली के सख्त मुखालिफ थे, ये ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद जो है ये करवाना भी पड़ा। मुसलमानों की तरफ से कायदे आज़म चूँकि कवानीन को खूब जानते थे तो इसीलिए उन्होंने इस मामले के अंदर भी बहुत ज़्यादा मेहनत की। पाकिस्तान को जो सामान दिया गया वो ज़्यादातर खस्ता हालत का था, मशीनरी फरसूदा यानी कि बेकार थी और बेतरतीब थी। माली तस्फिया का इंतज़ाम किया गया और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के पाकिस्तान के हिस्से के बदले 60 मिलियन रुपए पाकिस्तान को दिए जाने थे, उस रकम को भी जो है पाकिस्तान को देने से रोका गया था। लेकिन बहरहाल उसके लिए फिर एक ऑर्डिनेंस कमेटी कायम की गई कि ये जिम्मेदार होगी इन पैसों को आगे पाकिस्तान के हवाले करने की। फिर ये किस तरीके से तकसीम हुई आगे देखो। नेक्स्ट कौन है? When the movement for Pakistan was going on, Hindus and Sikhs were with the blessing and conveyance of the British had on many occasions ordered the Muslim masses in India. These communal riots before the partition of India had been local affairs which erupted for a few days and then died down, leaving no significant impact on people. The 1946 massacre of Bihar Muslim was the first organized attempt of examination of Muslims. At the time of creation of Pakistan, the problem of refugees became a serious and difficult issue for the government. The Hindus and Sikhs had chalked out a systematic program for the massacre of Muslim refugees migrating to Pakistan. The Sikh organized military offensive on refugees that would end only when the objective was accomplished. हाँ, क्या समझ आ रहा है? समझ नहीं आया? कुछ भी नहीं समझ आ रहा। अच्छा, जो वो स्टूडेंट्स हैं ना 3 to 5 क्लास के हैं, सेक्शन डिफरेंट सेक्शन के, वो अपनी अटेंडेंस के आगे लिख दें, अपनी क्लास टाइमिंग सब स्टूडेंट लिखें जो दूसरी क्लास के स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं। भाई यहाँ पर यही बात चल रही है, दी मैसेकर ऑफ रिफ्यूजीज इन इंडिया। हिंदुस्तान में जितने पनाह गुज़ीन थे उनका कत्ले आम किया गया। जब पाकिस्तान की तहरीक चली है तो हिंदू और सिखों ने अंग्रेज हुक्मरानों की मिली भगत के साथ जो है हिंदुस्तान में मुसलमानों को कत्ल किया है। तकसीम हिंद से पहले ये फिरका वाराना फसादात जो चंद दिनों तक फूटते रहे, फिर ये खत्म हो गए खुद ही, और लोगों पर कोई खास असर भी इन्होंने नहीं छोड़ा। 1946 में बिहार के मुसलमानों को कत्ले आम मुसलमानों के खात्मे की पहली मुनज़्ज़म कोशिश थी। क्या में पाकिस्तान के वक्त मुहाजिरीन का मसला हुकूमत के लिए एक संगीन खतरनाक मसला था। हिंदू और सिखों ने पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने वाले मुसलमान मुहाजिरों को कत्ल किया। एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम और तरतीब देकर सिखों ने पनाह गुज़ीनों पर फौजी हमलों का भी एहतमाम किया, जो सिर्फ उस वक्त ख़त्म हुआ जब मकसद पूरा हुआ, यानी कि मुकम्मल तौर पे जब इन मुसलमानों ने हिंदुओं के इलाकों को खाली करा और वहाँ से उन्होंने हमारे इलाकों को खाली किया। तारीख़ इंसानी इस हौलनाक सानिए में रियासतों के हिंदू और सिख हुक्मरानों ने सबसे ज़्यादा गैर इंसानी और जाहिलाना किरदार भी अदा किए। इन्होंने पंजाब की रियासतों पटियाला, कपूरथला, अलवर और भरतपुर में रियासती दस्ते हिंदू और सिख के साथ मिलकर मुसलमानों की आबादी को मुनज़्ज़म तरीके से ख़त्म करने की भी बहुत ज़्यादा कोशिशें की। और ये तो उस वक्त के हालात थे ही,
आप सुनते ही रहते हैं कि ऐसी भी बहुत सी ट्रेनें चलती हुई आई जो मुसलमानों के लाशों से भरी हुई थी, और ये उस वक्त बहुत ज्यादा हुआ। चले भाई नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। नेक्स्ट कौन है? Division of financial assets. Daniel leader adopted as a possible means of strengthening Pakistan's economy so that the newly formed states should not survive as an independent state. At the time of creation of Pakistan, there was a cash balance of 4 billion which was lying in the reserve bank. This amount was to be divided proportionally among the two states by a committee. When the division was decided, Pakistan was to get 780 million rupees and near 40s used to transfer the amount on one pretext or the other. आखिरी लास्ट पैराग्राफ आप पढ़ लें, इधर जो लड़का बैठा हुआ है। It was decided at the time of, भाई इतना इंतजार नहीं करो, टाइम बहुत शॉर्ट है, अल्लाह के बंदे। यहाँ बात कर रहे हैं मालियाती असासों की तकसीम। जो हिंदुस्तान लीडर थे, ये एक नई रियासत जो पाकिस्तान के क़याम में आई थी उसको गला घोटना चाहते थे कि इनको कोई पैसा भी ट्रांसफर ना हो, मालियात भी हासिल ना हो, और ये एक आज़ाद जो नई मुमलिकत है नौज़ायदा, ये इब्तदा ही के अंदर क्या हो जाए, टूट जाए और ख़त्म हो जाए। जब पाकिस्तान बना वजूद में 1000 रुपया इनके अकाउंट में कैश मौजूद था, यानी कि ठीक है 4 अरब रुपए जो रिजर्व बैंक में पड़े थे, और उसके मुतालिक तकसीम का फैसला भी हुआ था। 750 मिलियन रुपए पाकिस्तान को मिलने थे। भारतीय हुकाम ने वो बड़े बहाने करके उस रकम को रोक दिया, इनकार कर दिया देने से। और रुपयों की जो पहली किस्त थी 200 मिलियन, ये सिर्फ पाकिस्तान को मिले, बाकी रकम सरदार पटेल के मशवरे पर रोक दी गई, जिन्होंने धमकी दी थी कि जब तक पाकिस्तान कश्मीर पर हिंदुस्तान के हक को तस्लीम नहीं करेगा ये रकम अदा नहीं की जाएगी। इस पर फिर मिस्टर गांधी ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया कि भाई अगर, यानी कि गांधी भी जो एक हिंदू है वो मुसलमानों के हक में खड़े हो गए, जिस पर मजबूर होकर फिर हिंदुस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तान को 500 मिलियन की एक और किस्त अदा कर दी। 50 मिलियन अब तक क्या है, भारत पर कर्जा मौजूद है जो पाकिस्तान को अब तक नहीं मिला। चले भाई नेक्स्ट, पीछे वाली लड़की। अब देखते रहे, मैं बीच में आगे भी किसी को कहूंगा कि आप वहां से पढ़े आगे से, इसीलिए आप लोग गौर से सुना करें। नहरी पानी का जो तनाजा और मसला और झगड़ा शुरू हुआ तो ये पंजाब की तकसीम से शुरू हुआ था। जब पंजाब की तकसीम होने लगी 1 अप्रैल 1948 को, उस वक्त ये मसला सामने आया जब भारत ने पाकिस्तान के मगरबी पंजाब में नहरी जो पानी था उसका बहाव उसको काट दिया, रोक दिया, जिससे अब यहाँ की क्या हुई, फसलें वो सूखने लग गई और पंजाब जो है वो कहत का समा बांध दिया उसने, और शदीद खतरा पैदा हुआ पानी के बहरान का। लिहाजा नहरी पानी रोकना हिंदुस्तानी लीडरों की जानिब से पाकिस्तान की मईशत को मुकम्मल तौर पे नुकसान पहुंचाने का एक जरिया था। चले नेक्स्ट। The three western rivers, the Indus, Jhelum and the Chenab, flow into Pakistan from the state of Jammu and Kashmir, and the eastern rivers, the Ravi, Beam and the Satluj. Enter Pakistan river Satluj. India. It was decided at the time of partition that the canal
World would be India, which enables India to cause a serious shortage of water. It also dams over these rivers which flow into Pakistan from India before partition. India plans to build फिर क्या है क्या है? on the river Satluj with the shortage capacity of 4 million feet, but before it could be completed, the ठीक है, 3 मगरबी दरिया सिंध, झेलम और चनाब ये रियासत जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, और मशरकी दरिया रावी, ब्यास और सतलज ये भारत से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। तकसीम के वक्त ये फैसला किया गया था कि केनाल हेडवर्क्स भारत को दिए जाएंगे और जो बाकी हैं वो पाकिस्तान में आएंगे। ये तकसीम से पहले फैसला हुआ था, जिसमें से जो मंसूबा बना फिर तो भारत ने वहां पर डैम बनाने शुरू कर दिए और 4 मिलियन एकड़ जो है वो फिर जखीरा करने की वहां पर गुंजाइश भी मौजूद थी। और लेकिन उसके मुकम्मल होने से पहले सिंध के डाउन स्ट्रीम सूबे ने इस बात की शिकायत की कि जब वो डैम बना रहे हैं तो जाहिर है पानी को अपने पास जमा कर रहे हैं, महफूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से भिखारा डैम का ऑपरेशन उसकी लिंक कैनाल के काम को बुरी तरह मुतासिर कर रहा था। ये उन्होंने इस बात की शिकायत की। चले भाई नेक्स्ट आगे, आप किसका नंबर है? हाँ जी, बस ये कंप्लीट करें फिर चलते। India promised not to interfere with the waters of those rivers that were very vital for irrigation of West Pakistan. But only after 6 months of partition, India stopped the waters from the rivers Ravi and Sutlej, which was free due to West Pakistan agriculture. On September 19, 1960. बस अब स्टार्ट करें, लाइट वाइट छोड़ें, जल्दी, टाइम कम है। स्टार्ट करने आ सकते चलो, तो हमारा जो टॉपिक था वो एडवोकेटिंग ऑफ ऑल इंडियन लीग का था फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। सो इसका जो टॉपिक था वो रिलेटेड था कायदे आज़म से, लाइक व्हाट वाज हिज फिगर और उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल करी कि पाकिस्तान बनाने के लिए। एडवोकेटिंग का मतलब होता है कि अपने आप को प्रेजेंट करना किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। कायदे आज़म का जो मेन पॉइंट था, जो एडवोकेटिंग की जर्नी थी, वो मुस्लिम्स के लिए, ठीक है ना, कि वो सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स को एक प्रॉपर नेशन दिलवा सके, ठीक है ना। उनकी पूरी स्ट्रगल ही उस पर बेस्ड थी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ही जॉइंटेड ऑल इंडियन मुस्लिम लीग, उन्होंने ऑल इंडियन मुस्लिम लीग ज्वाइन करी, पर इससे पहले वो इंडियन कॉन्फ्रेंस में, ठीक है ना, ऑल इंडियन कॉन्फ्रेंस में एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसके अंदर वो इलेक्टेड थे। पर वहाँ पे उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि पाकिस्तान जो मेजॉरिटी है, जो ब्रिटिश इंडियन मेजॉरिटी है, उनके पॉलिटिकल लॉस और उनके राइट्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू मुस्लिम्स के, जो कि बिल्कुल ज़ीरो थे। ना तो उनकी पार्टिसिपेशन थी, ना उनकी जॉब राइट्स थे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे हम उनको ये दिखा सकते थे वो कि मुस्लिम्स के लिए कुछ भी अच्छा हो रहा है सब कॉन्टिनेंट के अंदर। उन्होंने वो लीव करके ऑल इंडियन मुस्लिम लीग ज्वाइन करी। उनका सबसे पहला मोटिव ये था कि मेजॉरिटी जो थी, जैसे ब्रिटिश मेजॉरिटी थी, उसके अंदर वो किस तरह से मुस्लिम्स को स्टेबल कर सकें, उनको राइट्स दिलवा सकें। उन्होंने छोटी सी एग्जाम्पल देनी स्टार्ट करी फॉर एजुकेशन बेसिस, सबसे पहले उनका मोटिव था, है ना। उन्होंने उस बेसिस के ऊपर सबसे पहले फोकस करा कि किस तरह से सब कॉन्टिनेंट्स के जो मुस्लिम हैं वो अपने आप को इंकरेज करें कि उनको प्रॉपरली सारी फैसिलिटीज मिल सकें। अब एक पॉलिटिकल पार्टी का क्या वो होता है, मेन मोटिव क्या होता है, वो किस तरह से डेमोक्रेसी में प्ले करती है। उसका सबसे पहला मोटिव ये होता है कि वो लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा करती है कि मैं तुम्हारे लिए ये प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना। सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुसलमानों के अंदर तो ये था ही नहीं, क्योंकि जब ब्रिटिश और एक मेजॉरिटी ब्रिटिश और हिंदूज की हो तो उनको तो राइट्स मिल ही नहीं रहते उसके अंदर।
So he came up with All Indian Muslim League as a treasure tool to guide, ठीक है, उनको एक मकसद दिलाने के लिए कि अगर आप फाइट करें और साथ दें तो हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना सकेंगे, ठीक है। कायदे आज़म बॉर्न हुए थे 1896 में, ठीक है ना, कराची में। उन्होंने पॉलिटिकल लॉ में थे, उनकी डिग्री ऑक्सफोर्ड से उन्होंने फिर फर्दर एजुकेशन कंप्लीट करी, ठीक है ना। उनका सबसे बड़ा जो पैशन था वो ये था कि ह्यूमंस के लिए, मतलब लोगों के लिए गुड डीड्स फैलाने का, जो महात्मा गांधी का भी सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था, ठीक है ना। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदू बुरे थे किसी भी तरीके से या वो थे, ठीक है। आप किसी के अंदर एडेप्टेशन करते हो ना, हमें आके क्या था, हम आराम से रह रहे थे, हमें अपने डिफरेंसेस थे, ब्रिटिश ने आके उसको इतना ओवरकम कर दिया कि वो आपस में प्रेशर में आ गए थे। अब हम एक साइड पे हो गए, हमने फाइट करा, हम एक साइड पे हो गए, पर हम पे जो इम्पैक्ट पड़ा बाद में, उसका मतलब सिर्फ यही था कि हमें दो नेशंस में ही डिवाइड होना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करें और तो इसका सिर्फ एक ही मोटिव था, वो मोटिव ये था कि मुसलमानों को राइट्स दिलवाने का, बट somehow somewhere राइट्स तो मिल नहीं रहे थे, तो उन्होंने सबसे आसान चीज यही सोची कि हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरफ ही जाते हैं। इसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन। लाहौर रेजोल्यूशन बेसिकली इसका मतलब यही था मुसलमानों के राइट दिलाना। इससे पहले जो भी ऐड हुए थे वो पेपर वर्क पे नहीं हुए थे। एस्टेब्लिशमेंट में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर रेजोल्यूशन में, इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं, उसमें ये चीज़ लिखी गई थी कि मुस्लिम और हिंदू दो डिफरेंट स्टेट्स हैं और ये इनको मुस्लिम के राइट्स देने के लिए एक डिफरेंट स्टेट्स होना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पाकिस्तान का वो हुआ था मुआहदा, पाकिस्तान बनना चाहिए, और क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं थी मुस्लिम को, एजुकेशनल सपोर्ट नहीं थी, जॉब नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से ये लाहौर रेजोल्यूशन बहुत ज़रूरी हो गया था। सही है बहुत अच्छी है, कोई और चलेगा। This is the main part by making Pakistan a two-nation theory. Muhammad Ali Jinnah demanded our two-nation theory to the Eastern British conqueror, and because they are very separate religion, culture, and they will not allow to go on the mosque to perform their prayers. That's why they will get going with two-nation theory. तो बेसिकली मुस्लिम लीग का जो काम था सर वो ये था कि मुसलमानों के लिए विजन चाहिए था जिसमें मुसलमान आज़ादी के साथ नमाज पढ़ सके और अपने मजहब को फॉलो कर सके और आराम से जो भी उनके मामला थे। तो इससे कुछ होता है क्या सर? आज़ादी से अच्छा, तो उनको सर मुसलमानों के लिए आज़ाद एक रियासत चाहिए थी जिसमें मुसलमान आज़ादी से नमाज पढ़ सके। ऐसे मुसलमान करते तो वो तो सर उसमें ये था कि मुसलमानों को एक मुल्क की ज़रूरत थी और जो हिंदुस्तान है उनके साथ उनके मामला से नहीं चल रहे थे, मतलब उनके मामला दीन के मामला थे और काफ़ी जो चीज़ें थी उसमें मतलब फ़र्क आ रहा था। तो मुसलमान को रियलाइज़ हुआ कि हमें एक आज़ाद मुल्क चाहिए। और भी सर तो आप बोले देंगे तो मैं देखूंगा ना सर, आप बोलने नहीं रहे। अच्छा, तो मुसलमानों को मुल्क चाहिए था जिसमें मुसलमान आज़ादी से अपना काम कर सके, नमाज पढ़ सके और अपने दीन को फॉलो कर सके, जिसकी वजह से जो है उनको ये मौका दिया गया जिन्ना ने और आज़ादी के लिए काम किया और इस तरह पाकिस्तान आज़ाद हुआ और एक रियासत। तो आप बोलने के लिए ये है कि हमने प्रैक्टिकली करने के साथ ही सीखना चाहिए भाई कैसे प्रेजेंट किया जाता है। अगर देखो मैं भी ऐसे आगे आजादी की बात हो रही है
बाद ऐसे आप आजादी की मुल्क की आजादी की बात कर रहे हैं। इधर एक बंदा 1 इंच नहीं किसी को देने को तैयार है। पूरे मैदान जंग में थोड़ी आजाद और मुरब्बा मिल का एक रियासत कायम करना चाह रहे हैं। ये तो ऐसे चीख के जो नहीं भी सुनना चाहता ना वो भी परेशान हो जाएगा। सब तैयार मोबाइल लेके बातें लेकिन ये चीज हम सबकी जिम्मेदारी सीख रहा ना, प्रेजेंट कैसे करना है ना। थोड़ा इन्होंने भी बेचारे ऐसे घर कोर्ट के साथ प्रेजेंट किया। आपके अपने क्लास आपको अगर आपने तैयारी की है ना तो आप उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं और करना भी चाहिए। ठीक है ना, चलो वो भी कंप्लीट हो गए। कोई क्वेश्चन करने में कहाँ है बोलो। खड़े रहना, सवालात है कोई किसी के? तुम तो 20 दिन बोल। हाँ जी और उनके पास क्वेश्चन है। कौन सी लाइन? ये वाली कौन सी बेटा? ये कर लेना। लास्ट पैराग्राफ जो है उसमें ये था कि इंडिया में बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, तो उनको उन एरियाज को सिलेक्ट करना था और एक आजाद मुल्क बनाना था। ये जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी वो एरिया पाकिस्तान को मिला, जहां हिंदुस्तान की आबादी ज्यादा थी वहां हिंदुस्तान को मिला। वो मुझे नहीं पता, वहां गूगल कर लेना। जी बोले क्या है वो आप गूगल कर लेना, वो आराम से आ जाएगा। बनाया तो एक मिनट, आपका ये सवाल क्या है? आपने किया जो लॉ और के बारे में जो कायदे आते हैं पुलिस उसके अंदर क्यों नहीं? अच्छा मैं बता रहा हूं। सही है, आपने क्वेश्चन पढ़ा हमारा ये फॉर्म में आ गया। एक मिनट मोहम्मद अली ने जब मोहम्मद अली के ना मुस्लिम लीग में दाखिल हुए तो उन्होंने सबसे पहले एमबीए प्रोग्राम और कौन सा कायदा और आज के जो कि 1929 के आए आगे क्या करेगा? हम भी करेंगे तो फिर मसला तो नहीं ना सवालात। अगर कोई सवाल करे तो जवाब देना पड़ता है। चलो सही है, ठीक है बस। चले भाई नेक्स्ट ग्रुप है 3। हाँ सही है, हमारी बारी आ गई। टॉपिक 3 ये सम्मान समन समन सम्मान सम्मान और जैनब आगे अभी भी बजाने आती है। सही है, कोई बात नहीं। सम्मान और जैनब आ जाओ जल्दी से आ जाओ। भाई किस नाम से प्रेजेंटेशन आपकी? क्यों नहीं पता? फिर 0 कर दूंगा मैं। आप जल्दी बताएं, जल्दी। भाई एक तो आसन है, एक ताहा है, दूसरे दोनों कौन थे?
अदनान और अली। हाँ हाँ वो तो दोनों है लेकिन यार हमारे लिए नहीं करना, हम तो लड़के हैं ना, हमारे साथ ही ना। चले जल्दी ओपन करें, खोलें, पढ़ें। उरूसा इकरा बुशरा, ये क्या है? उरूसा इकरा बुशरा, उरूसा इकरा बुशरा, तीनों नहीं है? नहीं आप लोग अटेंडेंस लग गई थी आपकी, पेपर पे लगा दी। हाँ जल्दी करें भाई, क्या हो गया? स्पैम में जाओ, स्पैम में देखो। किस नाम से? नाम क्या था? ये तुमने कैसे सर्च करा है, क्या लिखा है? सर आप सर्च करने को बता रहे हो। भाई नाम से सर्च होगा। IGRO, ये क्या लिखा है? सिर्फ ग्रुप से भी कर लो तो आ जाएगा। यार ऊपर नाम नहीं है ना यार, देखे क्या नाम ऊपर ये लिखा हुआ है और उसमें अटैचमेंट ही नहीं है। इस पे तुम लोग टाइम जाया करते हो ना, ये चीज है। जल्दी करो ना, क्या हुआ? सर आप तो किसी फोर्थ ग्रुप को बुला लें। नहीं नहीं हाँ सर हमारी अभी होगी ट्यूसडे को होगी। नेक्स्ट आसन, ताहा, हमजा और चौथा कौन था? अली। जल्दी करो जल्दी करो। और इनकी प्रेजेंटेशन के बाद ऑफ है। स्कैन करो, स्कैन ट्यूसडे को होगी पेंडिंग, जितने भी हैं हमारे लोग ट्यूसडे को होगी। आप मेरे व्हाट्सएप में स्नैप कर ले, कोई तो कोई कर लो हमजा, मैं अपना नहीं कर सकता, मेरे पास ग्रुप है। स्कैन भी नहीं कर सकते उसमें सर सारी पूरी पट्टी। हाँ व्हाट्सएप करो, मैं तो कब से बोल रही हूं सर करो। यार कर दो, फॉरवर्ड का बटन आ रहा है ना।
व्हाट्सएप भी नहीं हो पा रही। हाँ ये हॉटस्पॉट करो इन्फिनिक्स से। इन्फिनिक्स आ रहा होगा वाईफाई में, देखो। लेकिन फिर भी हम इनकी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। हो गया, जिसका टाइम हो गया वो चला जाए, वो पीछे आ रहा सर बस फिर नहीं होगा। महीना में एक्सेंट बस सही है सर, ट्यूसडे को फिर ले ले, ट्यूसडे को ले ले, आज ही नहीं ना सर। सर हम ऐसे ही भेजी, आप सेंड करो। नहीं हो रहा इससे भी। ठीक है भाई, जिन स्टूडेंट से जाना है वो चले जाएं, जो जाना चाह रहे हैं। मैं खुद इनकी प्रेजेंटेशन देख लूंगा, जाओ। तुम लोगों को ईमेल करनी चाहिए थी ना, चेक करना चाहिए था। तो कहाँ है ईमेल, किस नाम से भेजी हुई है? दिखाओ सेंड में, सेंड में दिखाओ, सेंड में दिखाओ कहाँ पर है। सर मैंने भी भेजी थी आपको, 2 दफा गई है सर। ये तो हो, लेकिन इसमें तुमने कुछ अटैच ही नहीं करा। सर नहीं आ रहा था सर, मैंने भी भेजा था। इसमें अटैचमेंट नहीं करनी ना, आपने अटैचमेंट भूल नहीं करना। मैंने आपको देखे उसी वक्त ईमेल भी करी हुई, रिटर्न जवाब में नो अटैचमेंट। क्या आपने कुछ अटैच ही नहीं करा उसके साथ? करना आता मतलब क्या? ये अप्रैल 5 अप्रैल को की हुई, आपने 12-17 मार्च को भेजी, उसमें अटैचमेंट ही नहीं है। नहीं, इनको नहीं नजर आएगी। जाओ भाई, ऑफ करो। अस्सलाम वालेकुम, जाए भाई। जिन स्टूडेंट्स की रह गई थी ना अटेंडेंस, वो मुझे पेपर पे दे जाए बस। जो फर्स्ट हाफ में नहीं थे, हाँ, जिसने पेपर पे भी नहीं लिखी और ऑनलाइन पे अटेंडेंस नहीं लगवाई, वो सिर्फ अटेंडेंस इस पे दे दें अगर नहीं दिया। लिखा था इसमें, आपने इशू लिखा? इशू नहीं सर, आप